नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सोमनाथ के नीचे बौद्ध गुफाएं मिल रही हैं। भारत के पुरातत्व विभाग ने इस बात का खुलासा किया है। सोमनाथ मंदिर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बौद्ध गुफाएं मिल रही हैं, बौद्ध गुफाएं मिली हैं। तो अब एक सबसे बड़ा प्रश्न जो निकल करके सामने आया है इतिहासकारों के सामने और हम सब के सामने, जो एक प्रश्न निकल करके सामने आया है कि क्या सोमनाथ मंदिर जहां बना है, मंदिर से पहले क्या वहां एक बुद्ध विहार था? क्या बुद्ध विहार को तोड़ करके वहां पर मंदिर बनाया गया था? साथियों, सोमनाथ मंदिर के आसपास बौद्ध गुफाएं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के साथ साथ 4 सहयोगी संस्थाओं के पुरातत्व विभाग द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुरातत्व विभाग ने 32 पेज की रिपोर्ट सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी है। पुरातत्व विभाग की टीम ने जमीन के 12 मीटर नीचे तक जांच की है और जीपीआर इन्वेस्टिगेशन की मदद से पता लगाया कि मंदिर के नीचे एक पक्की इमारत है जिसका एक निकास द्वार है। इस जांच में जो लागत आई है वो लगभग 5 करोड़ रुपए की आई है और इस जांच से पता चला है कि यहाँ पर इस एरिया में ज़मीन के नीचे एल शेप की एक पक्की इमारत ज़मीन में बनी हुई है जो कि मंदिर बनाने से पहले की है। वो आप लोगों को बता दें कि इस जांच का आदेश लगभग 1 साल पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद सोमनाथ मंदिर के एक ट्रस्टी हैं। साथियों, सोमनाथ का इतिहास कुछ भी हो, लेकिन पुरातत्व विभाग ने जिस तरह से जांच की है और जो खुलासा किया है, सच्चाई को सामने लेकर के जिस तरह से पुरातत्व विभाग की टीम आई है, इतिहासकारों के द्वारा जो अभी तक बताया गया हम लोगों को, सच्चाई बिल्कुल उसके उल्टे है। अभी तक हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया और मोहम्मद गजनी 1026 ईस्वी के आसपास पहली बार उसने आक्रमण किया था। लेकिन अब जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, मंदिर के नीचे एक और विरासत, एक दूसरी संस्कृति के दफन होने की बात जब सामने आई है। साथियों, जिस तरह से इतिहासकारों ने अभी तक हम लोगों को पढ़ाया था कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर यहाँ लूटपाट की थी, उसको नष्ट किया था, लेकिन अब जब पुरातत्व विभाग की टीम कह रही कि नहीं, मंदिर से पहले वहाँ बौद्ध अवशेष जमीन के नीचे जो कि दफन है, तो अब हम ये कह सकते हैं, ये खोज का विषय है कि बौद्ध विहार, कभी बुद्ध विहार वहाँ रहा होगा, कभी बौद्ध मठ रहा होगा वहाँ पे, कभी संघाराम रहा होगा वहाँ पे, और इस एरिया के आसपास वहाँ पर अगर ठीक से खुदाई की जाएगी ज़मीन की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर अशोक स्तंभ भी मिलेगा। जब वो बुद्ध विहार था तो वहाँ अशोक स्तंभ भी मिलेगा। और इस बुद्ध विहार को नष्ट किसने किया? अब सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल करके सामने आ रहा है इतिहासकारों के सामने भी, और पूरे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अब वो सब के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि आखिर मंदिर से पहले यदि वहाँ बुद्ध विहार था तो बुद्ध विहार को नष्ट करने वाले लोग कौन थे? एक तरफ इतिहासकार हम सबको पढ़ाते हैं कि भारत की जितनी प्राचीन विरासत थी उसको मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको नष्ट किया, लेकिन एक बार हमको ये भी पढ़ाया जाता है कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का भारत में आगमन होता है। इसके पहले भारत में इस्लाम नहीं था। तो जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम भारत आया तो उसके पहले जो पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी में या ईसा पूर्व की जो घटनाएं हैं, जो बौद्ध विरासत को नष्ट करने का काम किया गया है, उसको आखिर नष्ट किसने किया होगा? इस विषय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अपनी पुस्तक रेवलेशन एंड काउंटर रेवलेशन इन एसेंट इन इंडिया में लिखा है, मुस्लिम आक्रमण से पहले भारत के श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच जबरदस्त संघर्ष रहा है। इस बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है।
तो इसका मतलब साफ है कि जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था भारत में, जब इस्लाम का आगमन भी नहीं हुआ था भारत में, उसके पहले भारत की जो प्राचीन परंपरा है, जो भारत की श्रमण संस्कृति थी, जो भारत के बुद्ध विहार थे, जो भारत के संघाराम थे, जो भारत के अशोक स्तंभ थे, उनको नष्ट करने का काम भारत के ही कुछ विषमतावादी लोगों द्वारा किया गया। उन्हीं लोगों ने भारत की प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, मिटाने का काम किया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं खौफ था, उनको कहीं न कहीं भारत की इस प्राचीन संस्कृति से खतरा था। उनको कहीं न कहीं ये महसूस होता था कि श्रमण संस्कृति जब तक रहेगी तब तक उनकी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। इसीलिए तो उन्होंने भारत की सभी प्राचीन विरासतों को नष्ट करने का काम किया। अब सच्चाई सामने धीरे धीरे आ रही है। पुरातत्व विभाग के लोग अब धीरे धीरे सच्चाई को निष्पक्ष रूप से सामने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि क्या इस क्षेत्र की अब खुदाई होगी और जो विरासत ज़मीन के नीचे दबी हुई है क्या उसको निकाला जाएगा या फिर उसको मिट्टी में ही दफन कर दिया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है। और साथियों, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है भारत में कि भारत की जो मीडिया है, जिसको अब गोदी मीडिया कहा जाता है, सोमनाथ मंदिर के नीचे जैसे ही इतनी बड़ी विरासत मिली तो मीडिया को सांप सूंघ गया। कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल में कहीं भी मीडिया ने कोई भी स्तर से इस खबर को नहीं दिखाया, किसी भी स्तर से। जैसा लग रहा है कि मीडिया को सांप सूंघ गया। अगर यही किसी मस्जिद के नीचे अगर किसी मंदिर का ढांचा भी मिल गया होता, अगर किसी मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर का एक ईंट भी मिल गया होता, तो अब तक ये मीडिया वाले बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते कि आइए हम दिखाते हैं आपको, आइए देखिए ये, आइए देखिए वो, मतलब गला फाड़ के ये लोग चिल्ला रहे होते। लेकिन अब जब एक मंदिर के नीचे एक बौद्ध विरासत मिली है, जिसको पुरातत्व विभाग की टीम खुद एक्सेप्ट कर रही है, अपनी 32 पेजों की रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब इस खबर को दिखाने की हिम्मत उस गोदी मीडिया में नहीं है। तो साथियों, आप सब भारत के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो भारत के लोग भारत की प्राचीन संस्कृति को, भारत की प्राचीन विरासत को संजोना यदि चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। वरना ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी नालंदा को नष्ट किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने नालंदा को कभी नष्ट किया और नष्ट करने के बाद पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि नहीं, नालंदा में तो विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट किया नालंदा को। ये वही लोग हैं जिन्होंने सारनाथ में बड़े बड़े स्तूपों को मिट्टी के ढेरों में तब्दील कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे सारनाथ का, जो सम्राट अशोक ने जिस स्तूप को बनवाया था, तो सम्राट अशोक की जो लाट निकली उसको जमीन में दफन कर दिया, उसको टीले में तब्दील कर दिया। वही लोग हैं ये। अब लोग जागरूक होने लगे हैं, लोग अब प्रश्न करने लगे हैं कि भाई, मैं मान लेता हूं कि विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, लेकिन जब वो बौद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को जब वो जला रहे थे विदेशी आक्रांता, तो वहां पर फिर ये ब्राह्मण साहित्य कैसे जिंदा रह गया? ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ हैं वो कैसे बचे रह गए? एक तरफ बौद्ध साहित्य पूरा जल के नष्ट हो गया और दूसरी तरफ ब्राह्मण साहित्य पूरा बचा रह गया। तो विदेशी आक्रांताओं का काम मुझे नहीं लगता है ये। मुझे लगता है कि भारत के ही विषमतावादी लोग जो थे, जो पुष्यमित्र शुंग के खानदान के जो लोग थे, उन्हीं लोगों का काम है। वही उन्हीं लोगों ने भारत की इस प्राचीन विरासत को, प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन सभ्यता को नष्ट करने का काम किया और आज भी वो लोग कर रहे हैं। बुद्ध की छाती पर अपने धर्म की नींव अब डाल रहे हैं वो लोग। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। भारत की कई जगह ऐसा हुआ जहाँ प्राचीन बौद्ध विहार था, जिसके सबूत थे, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट कहती थी, सबको दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आस्था को ध्यान में रख करके आ जाता है। तो सोमनाथ में भी यही हो सकता है। यदि आप सब खामोश रहे, यदि आप सब ने आवाज़ बुलंद नहीं की, तो सोमनाथ में भी वही पुनरावृत्ति हो सकती है। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप सब
भारत की इस प्राचीन विरासत को, भारत की इस प्राचीन संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं, संजोए रखना चाहते हैं, तो आप सब इस मुहिम को तेज करिए और पुरातत्व विभाग से इसकी मांग करिए कि इस पूरे क्षेत्र को पुरातत्व विभाग अपने कब्जे में ले और वहाँ की खुदाई हो, जांच हो, और जो जो चीज़ें सामने निकल करके आए उनको वहाँ पे एक संग्रहालय बना करके उनको सुरक्षित रखा जाए और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो, और ये जिसकी संस्कृति है, जिसकी सभ्यता है, उस धर्म के लोगों को उसको सौंप दिया जाए। और तो साथियों, अगर आप सब इस अपनी प्राचीन विरासत को बचाए रखना चाहते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक कमेंट कर शेयर करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय श्रमण।